फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वरदान कहानी का 8वां भाग लेकर आई हूँ। पिछला भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताइएगा ये कहानी आपको कितनी अच्छी लग रही है। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। जब तक बिरजन ससुराल से ना आई थी तब तक उसकी दृष्टि में एक हिंदू पवित्रता के कर्तव्य और आदर्श का कोई नियम स्थिर न हुआ था। घर में कभी पति संबंधी चर्चा भी ना होती थी। उसने स्त्री धर्म की पुस्तकें अवश्य पढ़ी थी, परंतु उसका कोई चिरस्थायी प्रभाव उस पर न हुआ था। कभी उसे यह ध्यान ही न आता था कि यह मेरा नैहर है और मुझे बहुत शीघ्र यहाँ से जाना पड़ेगा। परंतु जब वह ससुराल में आई और अपने प्राणनाथ पति को प्रतिक्षण आंखों के सामने देखने लगी तो सने सने चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होने लगा। ज्ञात हुआ कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा क्या धर्म और क्या उसके निर्वाह की रीत है। अगली बातें स्वप्न जान पड़ती थी। हाँ, जिस समय स्मरण हुआ आता था कि अपराध मुझसे हुआ है, जिसकी कालिमा को मैं मिटा नहीं सकती, तो स्वयं लज्जा से मस्तक झुका लेती और अपने को उसे आश्चर्य होता कि मुझे लल्लू के सम्मुख जाने का सहसा कैसे हुआ। कदाचित इस घटना को वह स्वप्न समझने की चेष्टा करती, तब लल्लू का सौजन्यपूर्ण चित्र उसे सामने आ जाता और वह हृदय से उसे आशीर्वाद देती। परंतु आज जब प्रताप चंद्र की क्षुद्र हृदयता से उसे यह विचार करने का अवसर मिला कि लल्लू उस घटना को अभी तक भुला नहीं पाया, उसकी दृष्टि में अब मेरी प्रतिष्ठा नहीं रही, यहाँ तक कि वह मेरा मुख भी नहीं देखना चाहता, तो उसे ग्लानिपूर्ण क्रोध उत्पन्न हुआ। प्रताप की ओर से चित्र लीन हो गया और उसकी जो प्रेम और प्रतिष्ठा उसके हृदय में थी वह पल भर में जल कड़ी की भांति उड़ने लगी। स्त्रियों का चित्त बहुत शीघ्र प्रभावग्राही होता है। जिस प्रताप के लिए वह अपना अस्तित्व धूल में मिला देने को तत्पर थी, वहीं उसके एक बाल व्यवहार को भी क्षमा नहीं कर सकता। क्या उसका हृदय ऐसा संकीर्ण है? यह विचार बृजन के हृदय में कांटे की भांति खटकने लगा। आज से बृजन की सजीवता लुप्त हो गई, चित्त पर एक बोझ सा रहने लगा। सोचती थी कि जब प्रताप मुझे भूल गए और मेरी रत्ती भर भी प्रतिष्ठा नहीं करते, तो इस शोक से मैं अपने प्राण क्यों भुलाऊं। जैसे राम तुलसी से, वैसे तुलसी राम से। यदि उन्हें मुझसे घृणा है, यदि वह मेरा मुख नहीं देखना चाहते, तो मैं भी उनका मुंह देखने से घृणा करती हूँ और मुझे उनसे मिलने की इच्छा नहीं। अब वह अपने ही ऊपर झल्ला उठती कि मैं प्रतिक्षण उन्हीं की बातें क्यों सोचती हूँ और संकल्प करती है कि अब उनका ध्यान भी मन में ना आने दूंगी। पर तनिक देर में ध्यान फिर उन्हीं के पास जा पहुँचता और वे ही विचार उसे बेचैन करने लगते। हृदय के इस संताप को शांत करने के लिए वह कमलाचरण को सच्चे प्रेम का परिचय देने लगी। वह थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाता तो उसे उल्हाना देती। जितने रुपए जमा कर रखे थे वे सब दे दिए कि अपने लिए सोने की घड़ी और चैन मोल ले लो। कमला ने इनकार किया तो उदास हो गई। कमला यूं ही उसका दास बना हुआ था। उसके प्रेम का बाहुल देखकर और भी जान देने लगा। मित्रों ने सुना तो धन्यवाद देने लगे। मियाँ हमीद और सैयद अपने भाग्य को धिक्कारने लगे कि ऐसी स्नेही स्त्री हमको क्यों न मिली। तुम्हें वह बिन मांगे रुपए दे देती है और यहाँ स्त्रियों की खींचतान से नाक में दम है। चाहे अपने पास कानी कौड़ी ना हो, पर उनकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए, नहीं तो प्रलय मच जाए। अजी और क्या कहें, कभी घर में एक बीड़े पान के लिए भी चले जाते हैं तो वहाँ भी 10-5 उल्टी सीधी सुने बिना नहीं चलता। ईश्वर हमको भी तुम्हारी सी बीवी दे दे। यह सब था। कमलाचरण भी प्रेम करता था और ब्रजरानी भी प्रेम करती थी, परंतु प्रेमियों को संयोग से जो हर्ष प्राप्त होता है उसका बृजन के मुख पर कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता था। वह दिन दिन दुबली और पतली होती जाती थी। कमलाचरण शपथ दे देकर पूछता, तुम दुबली क्यों होती जाती हो? उसे प्रसन्न करने के लिए जो जो उपाय हो सकते करता। मित्रों से भी इस विषय में सम्मति लेता, पर कुछ लाभ न होता। ब्रजरानी हंसकर कह दिया करती कि तुम कुछ चिंता ना करो, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। यह कहते कहते उठकर उसके बालों में कंघी लगाने लगती या पंखा झलने लगती। इन सेवा और सत्कारों से कमलाचरण फूला न समाता, पर लकड़ी के ऊपर रंग रोगन लगाने से वह कीड़ा नहीं मरता जो उसके भीतर बैठा हुआ है, उसका कलेजा खाया जाता है। यह विचार कि प्रताप चंद्र मुझे भूल गए
और मैं उनकी नज़रों में गिर गई। सूल की भांति उसके हृदय को व्यथित किया करता था। इसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि बिस्तर पर से उठना कठिन हो गया। डॉक्टरों की दवाएं होने लगी। उधर प्रताप चंद्र का प्रयाग में जी लगने लगा था। व्यायाम का तो उसी व्यसन ही था। वहाँ इसका बड़ा प्रचार था। मानसिक बोझ हल्का करने के लिए शारीरिक श्रम से बढ़कर और कोई उपाय नहीं था। प्रातः कसरत करता, शाम को फुटबॉल खेलता, 8-9 बजे रात तक बाटका की सैर करता। इतने परिश्रम के पश्चात चारपाई पर गिरता तो प्रभात होने पर ही आँख खुलती। 6 ही मास में क्रिकेट और फुटबॉल का कप्तान बन गया और 2-3 मैच ऐसे खेले कि सारे नगर में धूम मच गई। आज क्रिकेट में अलीगढ़ के निपुण खिलाड़ियों में उनका सामना था। ये लोग हिंदुस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ियों को परास्त कर विजय का डंका बजाते यहाँ आए थे। उन्हें अपनी विजय में तनिक भी संदेह न था। उनकी आशा प्रताप चंद्र पर निर्भर थी। यदि वह आधा घंटे भी जम गया तो रनों का ढेर लगा देगा, और यदि इतनी ही देर तक उसका बल्ला चल गया तो फिर उधर का 12 न्यारा है। प्रताप को कभी इतना बड़ा मैच खेलने का सहयोग न मिला था। कलेजा धड़क रहा था कि ना जाने क्या होगा। 10 बजे खेल प्रारंभ हुआ। पहले अलीगढ़ वालों के खेलने की बारी आई। 2-2.5 घंटे तक उन्होंने खूब करामात दिखलाई। 1 बजते बजते खेल का पहला भाग समाप्त हुआ। अलीगढ़ ने 400 रन बनाए। अब प्रयाग वालों की बारी थी, पर खिलाड़ियों के हाथ पांव फूले हुए थे। विश्वास हो आया कि हम जीत ना सकेंगे। अब खेल का बराबर होना कठिन है। इतने रन कौन करेगा? अकेला प्रताप क्या बना लेगा? पहला खिलाड़ी आया और तीसरे गेंद में विदा हो गया। दूसरा खिलाड़ी आया और कठिनता से 5 गेंद खेल सका। तीसरा आया और पहले ही गेंद में उड़ गया। चौथे में आकर 2-3 हिट लगाए और जम ना सका। 5वें साहब कॉलेज में एक थे, पर यहाँ उनकी भी एक न चली। थापी रखते ही चल दिए और प्रताप चंद्र दृढ़ता से पैर उठाता, बैट घुमाता मैदान में आया। दोनों पक्ष वालों ने करतल ध्वनि की। प्रयाग वालों की अकथनीय थी। करतल ध्वनि की प्रत्येक मनुष्य की दृष्टि प्रताप चंद्र की ओर लगी हुई थी। सबके हृदय धड़क रहे थे। चतुर्दिक सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ लोग दूर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रताप की विजय हो। देवी देवता स्मरण किए जा रहे थे। पहला गेंद आया, प्रताप ने न खेला। प्रयाग वालों का साहस घट गया। दूसरा आया, वह भी खाली गई। प्रयाग वालों का कलेजा नाभि तक बैठ गया। बहुत से लोग छतरी संभाल कर घर की ओर चले। तीसरा गेंद आया, एक पड़ाके की ध्वनि हुई और गेंद लो गर्म हवा की भांति अगन भेदन करता हुआ हिट पर खड़े होने वाले खिलाड़ियों के बीच गिरा। लोगों ने तालियां बजाई। सूखे धान में पानी पड़ा। जाने वाले ठिठक गए। निरसेक निराशा की आशा बंधी। चौथा गेंद आया और पहले गेंद में 10 गज आगे गिरा। पहले गेंद से 10 गज आगे गिरा। फील्डर चौके हिट पर मदद पहुंचाई। 5वां गेंद आया और कट पर गया। इतने में ओवर हुआ। बॉलर बदले गए। बॉलर पूरे अधिक थे। नए बॉलर पूरे बधिक थे। घातक गेंद फेंकते थे, पर उनके पहले ही गेंद को प्रताप ने आकाश में भेजकर सूर्य से स्पर्श करा दिया। फिर तो गेंद और उसकी थापी से मैत्री हो गई। उसकी थापी में मैत्री सी हो गई। गेंद आता और थापी से पार्श्व ग्रहण करके कभी पूर्व का मार्ग लेता, कभी पश्चिम का, कभी उत्तर का, कभी दक्षिण का। दौड़ते दौड़ते फील्डरों की सांसें फूल गईं। प्रयाग वाले उछलते थे, तालियां बजाते थे। टोपियां वायु में उछल रही थीं। किसी ने रुपए लुटा दिए और किसी ने अपनी सोने की जंजीर लुटा दी। विपक्षी सब मन में कुर्ते झल्लाते, कभी क्षेत्र का क्रम परिवर्तन करते, कभी बॉलर परिवर्तन करते। पर चातुरी और क्रीड़ा कौशल निरर्थक हो रहा था। गेंद की थापी से मित्रता दृढ़ हो गई थी। पूरे 2 घंटे तक प्रताप पड़ाके, बम, गोले और हवाइयाँ छोड़ता रहा और फील्डर गेंद की ओर इस तरह लपकते जैसे बच्चे चंद्रमा की ओर लपकते। रनों की संख्या 300 से अधिक पहुंच गई। विपक्षियों के छक्के छूटे। हृदय ऐसा भरा गया कि एक गेंद भी सीधा था। यहाँ तक कि प्रताप ने 50 रन और किए, और जब उसने एम्पायर से तनिक विश्राम करने के लिए अवकाश मांगा तो उसे आता देखकर सहस्त्रों मनुष्य उसी ओर दौड़े और उसे बारी बारी से गोद में उठाने लगे। चारों ओर भगदड़ मच गई।
सैकड़ों छाते, छड़ियाँ, टोपियाँ और जूते ऊर्ध्वगामी हो गए, मानो कि वे उमंग से उछल रहे हैं। ठीक उसी समय तार घर का चपरासी बाइसिकल पर आता हुआ दिखाई दिया। निकट आकर बोला, प्रताप प्रताप चंद्र। किसका नाम है? प्रताप ने चौंक कर उसकी ओर देखा और तब चपरासी ने तार का लिफाफा उसके हाथ में रख दिया। उसे पढ़ते ही प्रताप का बदन पीला हो गया। तेज श्वास लेकर कुर्सी पर बैठ गया और बोला, यारों, अब मैच का निपटारा तुम्हारे हाथ में है। मैंने अपना कर्तव्य पालन कर दिया। इसी डाक से घर चला जाऊंगा। यह कहकर वह बोर्डिंग हाउस की ओर चला। सैकड़ों मनुष्य पूछने लगे, क्या है, क्या है? लोगों के मुख पर उदासी छा गई, पर उसे बात करने का कहाँ अवकाश। उसी समय तांगे पर चढ़ा और स्टेशन की ओर चला। रास्ते भर उसके मन में तर्क वितर्क होते रहे। बार बार अपने को धिक्कार देता रहा कि क्यों न चलते समय उससे मिल लिया। न जाने अब भेंट हो कि ना हो। ईश्वर ना करे कहीं उसके दर्शन से वंचित रहूं। यदि रहा तो मैं भी मुख में कालिख पोत कहीं मर रहूंगा। यह सोचकर कई बार रोया। 9 बजे रात को गाड़ी बनारस पहुंची। उससे उतरते ही सीधा श्यामचरण के घर की ओर चला। चिंता के मारे आंखें डबडबाई हुई थी और कलीजा धड़क रहा था। डिप्टी साहब सिर झुकाए कुर्सी पर बैठे थे और कमला डॉक्टर साहब के यहाँ जाने को उद्धत था। प्रताप चंद्र को देखते ही दौड़कर लिपट गया। श्यामचरण ने भी उसे गले लगाया और बोले, क्या अभी सीधे इलाहाबाद से चले आ रहे हो? प्रताप बोला, जी हाँ, आज माता जी का तार पहुंचा कि बिरजल की बहुत बुरी दशा है। क्या अभी वही दशा है? श्यामचरण, क्या कहूँ, इधर 2-3 मास से दिनों दिन उसका शरीर छीड़ होता जाता है। औषधियों का कुछ भी असर नहीं होता। देखें ईश्वर की क्या इच्छा है। 10 बजे का समय था। माधवी पंखा जल रही थी। औषधियों की शीशियां इधर उधर पड़ी हुई थी और बिरजन चारपाई पे पड़ी हुई थी। यही सब बातें सोच रही थी कि प्रताप घर में आया। माधवी चौंक कर बोली, बहन उठो, आ गए। बिरजन झपट कर उठी और चारपाई से उतरना चाहती थी कि निर्बलता के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ी। प्रताप ने उसे संभाला और चारपाई पर लेटा दिया। हाँ, यह वही बिरजन है जो आज से कई मास पूर्व रूप और लावण्य की मूर्ति थी, जिसके मुखड़े पर चमक और आंखों में हंसी का बपास था, जिसका भाषण श्यामा का गाना और हंसना मन का लुभाना। वह रसीली आंखों वाली, मीठी बातों वाली बिरजन आज केवल अस्थि चर्मा शेष रह गई है, पहचानी नहीं जाती। प्रताप की आंखों में आंसू भर आए। कुशल पूछना चाहता था, पर मुख से केवल इतना निकला, बिरजन, और नेत्रों से जल बिंदु बरसने लगे। प्रेम की आंखें मनोभावों के परखटने की कसौटी है। बिरजन ने आंख उठाकर देखा और उन अश्रु बिंदुओं ने उसके मन का सारा मैल धो दिया। जैसे कोई सेनापति आने वाले युद्ध का चित्र मन में सोचता है और शत्रु को अपनी पीठ पर देखकर बदहवास हो जाता है और उसे निर्धारित चित्र का कुछ ध्यान भी नहीं रह जाता। उसी प्रकार बिरजन प्रताप चंद्र को अपने सम्मुख देखकर सब बातें भूल गई और अभी पड़ी पड़ी सोच ही रही थी। वह प्रताप को रोते देखकर अपना सब दुख भूल गई और चारपाई से उठकर आंचल से आंसू पोंछने लगी। प्रताप, जिसे अपराधी कह सकते हैं, इस समय दीन बना हुआ था और बिरजन, जिसने अपने को सुखाकर इस तक पहुंचाया था, रो रो कर उससे कह रही थी, लल्लू चुप रहो, ईश्वर जानता है मैं भली भांत अच्छी हूँ। मानो अच्छा ना होना उसका अपराध था। स्त्रियों की संवेदनशीलता कैसी कोमल होती है। प्रताप चंद्र के एक साधारण संकोच ने बिरजन को इस जीवन से उपेक्षित बना दिया था। आज आंसू कुछ बूंदों की उसके हृदय के उस संताप, उस जलन और उस अग्नि को शांत कर दिया जो कोई महीनों से उसके रुधिर और हृदय को जला रही थी। जिस रेग को बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर अपनी औषधि तथा उपाय से अच्छा न कर सके थे, उसे अश्रु बिंदुओं ने क्षण भर में चंगा कर दिया। क्या वह पानी के बिंदु अमृत के बिंदु थे? प्रताप ने धीरज धरकर पूछा, बिरजन, तुमने अपनी क्या गति बना रखी है? बिरजन ने हंसकर कहा, यह गति मैंने नहीं बनाई, तुमने बनाई है। आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।